बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर नज़र डाली जाए तो आज कल बहुत सारे जो सियासी इश्यूज़ हैं उनके अंदर अदालतें इन्वॉल्व हैं और इसी हवाले से आज अदालतों के टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर केस की समाअत मंगल को होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ मुबैना ऑडियो लीक्स की सदाकत का मामला है, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स पर 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। इन ऑडियो लीक्स में किस हद तक और कितनी सदाकत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगे इल्ज़ामात, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात, और इन इल्ज़ामात के बाद अब जो फ़ौजी अदालतें हैं वहाँ पर मुकदमे चलाए जाएंगे और आर्मी एक्ट के तहत ही सज़ाएँ दी जाएंगी। इस हवाले से PTI के काफ़ी कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, काफ़ी के ख़िलाफ़ छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खास अब्रेज़ कानूनदान हैं और हम इनसे कानूनी मामलात के ऊपर राय लेते रहते हैं। इसके साथ साथ अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आज के शो में बाकायदा तौर पर आगाज़ करूँगा वक़ास अब्रेज़, आपकी जानिब आना चाहूँगा। सबसे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर केस की समाअत अब मंगल को होने जा रही है, क्या इसका आउटकम निकलता नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ और बल्कि हम ये तवक्को भी कर रहे थे कि गुज़िश्ता रोज जब गुज़िश्ता समाअत के ऊपर 15 मई को ये हेयरिंग हुई थी, उस वक्त यही एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी वो इनिशिएट कर दी जाए, क्योंकि जो सारे का सारा एक तूफान रचाया गया था कि इंतखाबात नहीं होंगे तो शायद 15 तारीख को शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब ठहरे हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू आर सीज्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बड़ी एक डेलिबरेटली मूव की कि आपने तमाम तर जितने भी फरीकान थे उनको नोटिस जारी किया, चूंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो डी अल्टीमेटम पार्टम दैट नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड, कि किसी को सुने बगैर कार्रवाई ना की जाए, तमाम फरीकान को तसल्ली और तशफ़ी के साथ सुनकर मुकम्मल तौर पे फिर फैसला महफूज किया जाए। क्योंकि अगर आप किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हो, और स्पेशली उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कि जिस मुल्क की पार्लियामेंट और जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और शायद कैबिनेट पहले से ही मुकम्मल तौर पे अदालतों के फैसले मुस्तरद करते हुए नजर आते हैं, करारदादे पास करते हुए नजर आते हैं, then the our supreme judiciary needs to be very careful before making these kind of the decision। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मंगल को इस केस की हेयरिंग होगी उसमें अल्टीमेटली वो तमाम तरह पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि जिसकी वजह से इंतखाबात को मजीद तवालत की तरफ लेगी, और ये क्यों जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाशमूल जो दूसरे जजेस से ये बेंच का फैसला था उसको क्यों रद्दी की टोकरी की नजर किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती हैं आफ्टर हियरिंग ऑल दी रेलिवेंट पार्टीज, जिसमें PDM की जमातें हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें PTI है। तो तमाम जमातों के मौक़िफ़ सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। माजी में जिस तरह हमने देखा कि मुतअद्दिद बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, फिर निहाल हाशमी साहब को, तिलाल चौधरी साहब को, दीगर बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। तो अल्टीमेटली दिस इज एन ओपन अपॉर्चुनिटी के जिसमें PTI शायद खुशी से बगले बजाएगी कि ये लोगों ने जो वायलेशन की है तो शायद सुप्रीम कोर्ट में इनको कोई पेनल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़े। वक़ास साहब, इसके ऊपर जरा रोशनी डाल दीजिएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपने बात की, तो क्या वाकई तमाम ग्राउंड्स मुकम्मल हैं अदालत के अंदर शवाहिद पेश करने के लिए, सबूत पेश करने के लिए, और PTI इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को किस तरह से आगे प्रोसीड कर सकती है? देखिए जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है दैट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड के 14 तारीख को आपने इलेक्शंस करवाने थे, और इस हवाले से जो 6 सफ़हात पर आर्डर दिया गया था उसके पैराग्राफ नंबर 5 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वो बेंच ने डायरेक्ट किया था प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को कि आपने वो तमाम तर रिसोर्सेज जनरेट करने हैं कि जिससे फ्रीली फेयरली और जस्टली मुल्क के अंदर इंतखाबात 14 मई को हो सकें। मसलन के फंड्स जारी करने हैं वजीर खजाना ने, एट द सेम टाइम
जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वजारत दफा की तरफ से वो किया जाएगा। और ये तमाम की तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं दे ऑलवेज ऑपरेट अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट किया गया था कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है आर्टिकल 218 के तहत फ्रीली फेयरली जस्ट इंतखाबात का इनकार करना, उसमें उनको असिस्ट करना है, उसमें उनको एड करना। लेकिन जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो है मेरे ख्याल में दे हैव पुट द डीफेयर टू द डिसीजन एंड द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जब आप किसी के ऑर्डर को माने नहीं, जब उसको इन्फोर्स नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली द प्रोविजन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वुड ऑटोमेटिकली अराइज। तो आर्टिकल 204 की अगर आप बात करें, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है, वो यही कहता है कि अगर कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को डिसओबे करेगा, उसको इन्फोर्स नहीं करेगा, उसको मानने से इनकारी होगा, तो अल्टीमेटली वो जो कोर्ट है जिसने वो ऑर्डर पास किया होगा, उसी कोर्ट के उन्हीं जजेस के सामने वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। तो मैं ही समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिन में जो मंगल 22 मई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 22 मई को या 23 मई को जिस दिन ये तारीख की केस की हेयरिंग है, वहां पे जो ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए जाए। ठीक है, गुफ्तगू सत्तार खान साहब तमाम की तमाम आपने सुनी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बातें हो रही हैं और मामला खैर अदालत में मौजूद है, मंगल को इसके ऊपर समाअत होगी। इस सारे की सारी सिचुएशन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो जैन साहब ये बात है कि हम सियासी तौर पर एक तकसीम शुदा कौम है। हर एक मामले को हम सियासी निगाह से देखने की कोशिश करते हैं। सियासी निगाह से देखने की कोशिश में मामलात हल नहीं होते, मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं। अब सियासत की आंख आपने हर जगह रखनी है, तो फिर तो आप मेरे ख्याल में जैन साहब आप भी अपना काम छोड़ दें, मैं भी अपना काम छोड़ दूँ, तो हम सारे अपना काम छोड़ के तो बस एक ही काम पे लग जाते हैं। कौम को वैसे भी पाकिस्तानी लोगों को सियासत के साथ जो एक जुड़ गए हुए हैं, एक ऐसी शिद्दत के साथ सियासत का जुड़ गए हुए हैं कि ऐसे लगता है कि अगर हमारे लोग अगर दिन में सियासत के ऊपर 235 दफ़ा बात ना करें तो उनको चैन ही नहीं आएगा, शायद रात को नींद भी नहीं आए और शायद इनको भूख ही ना लगे। इतना तजस्सुस सियासत के ऊपर पाकिस्तानी लोगों में रहा है जो अब शिद्दत बहुत आगे चला गया। इतनी शिद्दत सियासत के साथ लोगों की जुड़े रहने की बेशुमार ममालिक हैं जिसमें इंडिया भी आता है। इस शिद्दत के साथ उस सियासत पे डिस्कस नहीं करते जिस शिद्दत के साथ हम लोग करते हैं। हम लोग 24 के 24 घंटे सियासत के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं किसी को मिलता हूँ तो मुझे बड़े अरसे बाद बंदा मिलता है, मैं कहता हूँ मलक साहब, खान साहब, शेख साहब की हाल चाल हैं, ठीक ठाक हो, बच्चे ठीक हैं आपके, आप कैसे हैं, तो भागा आएगा मेरे पास, मेरे कंधे पकड़ लेगा, क्या यार ये बताओ कि इमरान खान कब आएगा। तो मैंने कहा मैं तेरे बच्चों का हाल चाल पूछ रहा हूँ, मैं तेरा हाल चाल पूछ रहा हूँ, तू मुझे बड़े अरसे बाद मिला है। ये इतनी बेचैनी देखें। दूसरी तरफ अगर कोई इमरान खान मुखालिफ है तो वो फिर मिलेगा, उसकी हालत भी तकरीबन ऐसी ही होगी कि यार कब इससे जान छूटेगी। अब अगर आपने इस तरह का ओढ़ना बिछोड़ना बना लेना है तो सियासत तो आप अपने हाथ से बिगाड़ रहे हैं। वहाँ जजेस हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ अदालतें हैं, वो सारी की सारी सियासती नज़र हो गई। यानी कि उन अदालतों के पास भी सियासी मामलात को निपटाने के अलावा 1,500, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं। उनकी तरफ एक दिन के लिए नज़र उनकी नहीं जाती। और ये भी सियासतदान मिलजुल के हर दूसरे दिन, हर दूसरे घंटे, हर तीसरे घंटे कोई हाई कोर्ट में घुसा होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अब कई ऐसे मामलात हैं जो अदालत में जाए बगैर ही, आपका सियासी मैदान है, आप सियासतदान हैं, आप वहाँ रह के हल कर सकते हैं। जो मिचोर मुल्क हैं, जो बाहर की दुनिया है जहाँ पर अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है, वो कई मामला सियासी मैदान में रह कर सियासी अंदाज में हल कर लेते हैं। वो ये नहीं होता मुंह उठा के अदालत की तरफ चले गए तो मुंह उठा के तीसरे चले गए आप, वो नहीं होता। हमारे यहाँ चूंकि ओढ़ना बिछोड़ना सियासत ही बन गया। अब ये पाकिस्तान जो पाकिस्तान में रह रहा है, जो बाहर कभी उसका कभी ऐसा नहीं हुआ, इत्तेफाक नहीं हुआ, उसने बाहर के बारे में कभी सुना भी हुआ, तो वो कहेगा कि यार हम लोग तो एक फिल्म बन चुकी है, थिएटर बन चुका है जो बाहर की दुनिया देखती है कि ये वो लोग हैं, वो मुल्क है जिसके लोग 24 के 24 घंटे सियासत के इर्द गिर्द मंडलाने वाले कौम लोग हैं। वो तेज़ी के साथ हुआ कि हर जगह पर आपको सियासत नज़र आएगी।
इसमें आप ये छोड़े पड़े कि जी कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, मेरिट क्या कहता है, अखलाकियात क्या कहते हैं, वैल्यूज़ क्या कहती हैं, वो कोई इररेलेवेंट हो गई सारी चीज़ें। उसमें वो आ गई है आपकी, बार बार मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, पसंद और नापसंद। पसंद और नापसंद को जब आप इतनी तरजीह दे देते हैं तो फिर सियासत का जो हाल पाकिस्तान में हो रहा है, अब साथ वाला इंडिया भी मुल्क है, अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी सियासी जो जमातें होती हैं उनके दरमियान कोई तनाज़ा बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अभी रिसेंटली पिछले 15-20 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले किए हैं, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने। एक फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में आया, एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। जो महाराष्ट्र में उन्होंने जो केस था जिसमें कि वो, अब बाल ठाकरे नहीं थे जो आपके जानने वाले थे शिवसेना के, उनके जो बेटे हैं बरखुरदार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जनाब आप शिवसेना के लोग में छोड़ के चले गए, आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब इतनी तादाद से अगर ज़्यादा तादाद हो जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती, आपके खिलाफ बाकायदा एक आपके कानून में, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि इस तादाद से ज़्यादा अगर MLAs, वहाँ MLAs कहते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब सूबाई जो सतह पे होती है ना जिसको स्टेट कहते हैं, वो उनके हक में चला गया। और दिल्ली में जो केस था जो आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल के हक में चला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसको मिल गई अगेंस्ट यूनियन हुकूमत, फेडरल हुकूमत के खिलाफ। अब एक तरफ देखें आप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है और एक जगह उनके हक में जा रहा है, एक जगह पे आप जो पार्टी है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो पार्टी है उसके हक में जा रहा है। अब यार हमें वो नज़र नहीं आते कि वो देखें वो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो जाते हैं। सब यहाँ पर ख़राबी इस तरह भी पैदा होती है ना कि जब मुज़ाकरात की बात करें, मिल बैठकर सियासतदान खुद किसी चीज़ को सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व होती नहीं। जैसा कि पिछले दिनों मुज़ाकरात के लिए बैठे भी लेकिन उसका कोई आउटकम निकलता नज़र नहीं आया। नहीं, एक बात देखें ना, अब ये एक और बात मुझे इंडिया के हवाले से, कर्नाटका का भी 10 दिन हुए हैं, कर्नाटका का इलेक्शन हुआ है, कर्नाटका स्टेट का। वहाँ एग्ज़िट पोल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि लगता है कि जो कांग्रेस है ना वो जीत जाएगी और कांग्रेस को 115 या 20 सीटें मिल जाएंगी और वो जीत जाएगी, लेकिन उसे जनता दल जो सेकुलर है JDS उसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास इतनी सीटें हो सकती हैं। अब जब इलेक्शन हुए तो 135 सीटें ले गई कांग्रेस, और कर्नाटका में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक फिल्म वहाँ आई है केरला न्यूज़, केरला स्टोरी, केरला स्टोरी को बेस बना के उन्होंने अपनी कैंपेन में, जो इलेक्शन कैंपेन थी नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस कैंपेन में केरला स्टोरी को रखा है। उसकी आड़ में वो कांग्रेस पे अटैक करते रहे लेकिन वो नहीं चल सका, नाकाम हो गए, कांग्रेस जीत गई। दूसरी तरफ केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसने 10, 15, 20, 25 दिन में ब्लॉकबस्टर में गई है फिल्म, 100 करोड़ का उसने बिजनेस कर लिया। यानी कि जो कामयाब तरीन फिल्म है उसका क्रक्स निकाल के, उसका थीम निकाल के उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया, लेकिन वो सियासी मैदान में नहीं चला, फिल्मों में चल गया वो। सही। अब ये देखें ना, इस तरह की बातें होती हैं कि आपने सियासी कल्चर कैसे बनाना है, सियासी कल्चर किस तरह बनता है। सियासी कल्चर आपके साथ होता है कि जब आप सियासी तौर पर मैच्योर हो जाते हो फिर सियासी कल्चर बनता है। ये सियासी कल्चर नहीं होगा कि आपने ऐसी तैसी एक दूसरे की फेरते रहो और आप कहोगे सियासी तौर पे हम मैच्योर हो गए, ये कहाँ से होगा। मैच्योरिटी पाकिस्तान में शायद पैदा होने में भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। दूसरे टॉपिक की तरफ वक़ास साहब आना चाहेंगे। मुबैना ऑडियो लीक्स की सदाकत का मामला है और अब अदलिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी और देखा जाएगा कि ये ऑडियो लीक्स सच हैं या झूठ हैं। जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जुडिशल कमीशन बनाना जो है ये एक कानूनी अमल तो है। 2017 के जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत आप बना सकते हैं किसी भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर, लेकिन यहाँ पे 2 चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है, क्या जितनी ये PDM की जमातों की तरफ से ऑडियो लीक्स आई, क्या उसको भी एजुडिकेट करेगा, उसको भी डिसाइड और डिटरमिन करेगा कि जितनी भी ऑडियो लीक थी जजेस के हवाले से, जितनी भी ऑडियो लीक थी इमरान खान के हवाले से, ये जितनी भी ऑडियो लीक थी जांच चौधरी या दीगर सियासतदानों के या बुकला के हवाले से, या उन तक ये महदूद रहेगा। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेनजीर भुट्टो के केस के अंदर ये चीज डिटरमिन की गई थी
कि जो भी किसी भी शख्स की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है ऑन टेलीफोनिक कॉल, दैट कैन नेवर बी रिकॉर्ड, चूंकि ये उसका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 4, 5 और 14 के बरक्स है। और किसी भी शख्स की जो प्राइवेसी है, जिसकी सीक्रेसी है, यू कैन नेवर इंटरवीन एंड इंटरपोज इन दैट सीक्रेसी और प्राइवेसी ऑफ एनी पर्सन। दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। एट द सेम टाइम हमारे अपेक्स कोर्ट में हमने इश्तिहाक 2019 की जजमेंट देखी। उस जजमेंट के अंदर भी एक बंद बांध दिया गया या दीवार चीन कायम करने की कोशिश की गई कि किसी भी शख्स की जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है, दैट कैन नेवर बी रिवील्ड, दैट कैन नेवर बी एक्सपोज। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये की गई कि वो जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होगी, वो 2019 की जजमेंट में ये चीज जो एनंशिएट की गई, उस प्राइवेट कन्वर्सेशन को एज अ पीस ऑफ एविडेंस जो है, दैट कैन नेवर प्रोड्यूस एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। उसको आप एविडेंस के हवाले से या उसकी सदाकत के हवाले से या उसको एक कोजेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के हवाले से किसी भी कोर्ट के अंदर आप पेश नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बना तो दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, इसके TRO भी डिसाइड कर दिए गए कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे, 3 जजेस को भी बीच में ड्यूटीज असाइन कर दी गई, जिसमें जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगी जस्टिस कादी फायदी साहब, उसको हेड करेंगे। लेकिन ये जो इंक्वायरी कमीशन जो सारी काम करेगा, जुडिशल कमीशन, अगर ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ उनको बुलाता है कि आप आके यहाँ पे स्टेटमेंट दें कि आपके बारे में या आपकी मदर इन लॉ के बारे में ये तासुर है, तो वो जो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी CRPC के तहत, वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, आज इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक सामने आई जिसमें वो अमेरिकन कांग्रेस की किसी खतून के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के या दूसरे इदारों के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी की सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली, अच्छा, इमरान खान के साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक पॉइंट बार बार डिस्कस किया जाता है और बार बार इसके ऊपर सवाल उठाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी की भी, ख्वाह वो कोई भी शख्स हो, ऑडियो पब्लिक करना, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? जैन साहब, मैंने तकरीबन कोई 2 मिनट इसको एक्सप्लेन किया है कि बेनजीर भुट्टो के केस के अंदर और फिर 2019 का जो इश्तिहाक का केस था अपेक्स कोर्ट का, उसके अंदर भी ये चीज डिसाइड कर दी गई थी कि किसी भी शख्स की जो प्राइवेट कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, वो ना रिकॉर्ड की जा सकती है, ना रिवील की जा सकती है, ना एक्सपोज की जा सकती है, और ना ही किसी अदालत में बतौर एविडेंस पेश की जा सकती है। दिस इज अ फेडरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, चूंकि ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा कोई सिटिंग जज बैठे और उनके साथ कोई साबिका जज बैठे, वो बैठ के एक जुडिशियल कमीशन जिसको गवर्नमेंट तश्कील दे, वो ये फैसला करेगा, तो क्या माजी के जो फैसले थे ये चीजें उसको सुपरसीड कर देंगी, उसके ऊपर ओवरलैप कर देंगी? दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन। मतलब मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कोई फैसला देते हैं तो इमरान खान साहब को बुला लेते हैं कि आपकी ये ऑडियो लीक थी, आपने मुल्क के मफाद के खिलाफ काम किया, आपने कुछ राजों को अफशा किया, आपने एक्सपोज किया, हमने आपकी एक जो ऑडियो थी उसको हमने रिकॉर्ड किया, फिर उस चीज को बेस बनाकर उनको सजा दे देते हैं, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दावत में वो जाते हैं कि मेरे खिलाफ ये प्रेजुडिस फैसला है, ये बायस फैसला है, ये पार्शियल फैसला है, ये जो कमीशन बनाई गई थी इसका मकसद सिर्फ ये था कि मेरी जो 10-12 जो ऑडियो थी उनको रिकॉर्ड किया गया और जान के मुझे फंसाया गया? इसमें ना मरीम नवाज साहबा की ऑडियो को रखा गया, ना शहबाज साहब की ऑडियो को रखा गया, ना सियासतदान दूसरे को ऑडियो को रखा गया। इसका मकसद ही ये था जुडिशियल कमीशन का हाँ साहब जो तोशाखाना में बच निकले। ठीक है वकास साहब, यहीं से इस पॉइंट को दोबारा से इसके ऊपर मैं सवाल करूंगा। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, क्विक ब्रेक बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर केस की समाअत के हवाले से जो मंगल को शेड्यूल है और मुबैना ऑडियो लीक्स की सदाकत का मामला, जिस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स पर 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। इस पर वकास अब्रेज साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका पॉइंट आ गया। सत्तार खान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। कमीशन बना दिया गया, अब इस कमीशन ये देखेगा कि इन ऑडियो लीक्स के अंदर किस हद तक और कितनी सदाकत थी। क्या निकलता नजर आ रहा है आपको इस चीज़ से? वो वकास ने एक रेलेवेंट बात की थी बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कि उस दौर में ये हुआ था
कि जो हम लोग गुफ्तगू सुनते हैं ना, एक तो हमें पता नहीं चोरों की आदत पड़ गई है, किसी की गुफ्तगू सुनना ये बाकायदा चोरी के बराबर बात है। प्राइवेसी हर एक की इंटैक्ट रहनी चाहिए, चाहे छोटा बंदा हो चाहे बड़ा बंदा हो। प्राइवेसी के ख़िलाफ़ जो है ना, बड़ी बड़ी दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ प्राइवेसी के ऊपर बहुत कुछ हो जाता है। हमने प्राइवेसी को क्या किया हुआ है कि मुझे जैन साहब आपके अंदर की बात की जुस्तजू है, झूठी सच्ची, इसमें मैं नहीं चाहूँगा कि सच्ची है कि नहीं है, बस मैं इस जुस्तजू में रहूँगा कि मुझे जैन के अंदर की बात का पता चल जाए। अब ये वकास ने जो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात की, तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जो IB का DG था मेजर मसूद शरीफ, मेजर मसूद शरीफ ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जनाब ये चीज़ इस तरह की है, टेपिंग इसको कहते हैं, फलाना इसको कहते हैं, फलाना इसको कहते हैं। बड़ी खुल के बात हुई थी। मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 93 94 की बात कर रहा हूँ, या 96 97 को, जब हुकूमत ख़त्म हुई थी बेनज़ीर की, उस वक्त ये बात आई थी। ये जो आपके यहाँ ऑडियो लीक्स होनी, ये व्हाट्सएप लीक्स होने, ये जूम लीक्स होने, ये सबसे पहले बात है कि पूरी दुनिया में पहले ये देखा जाता है कि प्राइवेसी को तो नहीं करेंगे ये। अब मेरी वकास के साथ कोई बात होती है टेलीफोन के ऊपर, कई बातें होंगी जो हम पब्लिकली नहीं कर सकते, हम टेलीफोन पे कर रहे होते हैं। अब हमारी गुफ्तगू लीक हो जाए तो वकास भी कहेगा ये क्या हुआ यार, मैं भी कहूँगा ये क्या हुआ, लेकिन आप मज़े कर रहे होंगे कि लो जी वकास और सतार के अंदर की बात का हमें पता चल गया। हमने देखना ये है कि ये डीप फेक जो था, ये PTI को तो पता नहीं है डीप फेक का, बाद में उन्होंने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की। मैंने बहुत अरसा पहले शो किए थे 2-3 डीप फेक के ऊपर, कि ऑडियो लीक्स को अगर हमने इजाज़त दी, अपनी सियासत में इसकी गुंजाइश बनाई, तो हमारी सियासत में पहले वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, अखलाकियात की बदतरीन हालत में हम चले गए हैं। हम मज़ीद चले जाएंगे। तो आपको पता है कि मेरे पे सबसे ज़्यादा एतराज़ नुक्ताचीनी किसने की थी? PTI वालों ने की थी कि जनाब ये खान साहब आप क्या कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स की वजह से सच बाहर आता है। वो मैंने कहा ये ऑडियो लीक्स आज किसी की आ रही हैं, कल आपकी आनी शुरू हो जाएंगी, परसों मेरी आनी शुरू हो जाएंगी, फिर ठीक रहोगे। बाद में ये हुआ जब PTI की ऑडियो लीक्स आना शुरू हुई तो PTI ने कहा भाई ये बड़ी जालसाजी है, बड़ा फेक है, बड़ा ये है वो है। आपने इस चीज़ को जितनी गुंजाइश दे दी हुई है, ये लोगों की वजह से है। हम लोग, हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि हम एक दूसरे की सूझबूझ जिसे कहते हैं ना, वो तो एक और चीज़ होती है। हम एक दूसरे की टो में रहते हैं, खबर निकालने के चक्कर में रहते हैं कि इसकी कोई ऐसी चीज़ निकले, इसकी कोई चीज़, और ऑडियो वीडियो इससे बढ़कर हमारे पास कोई लीथल वीपन ही कोई नहीं है। हमने तो लीथल वीपन बना लिया ऑडियो वीडियो को। जब ऑडियो वीडियो को हमने इतनी जगह दे दी, अपने मुआशरे में, अपने कल्चर में दे दी जगह, सोशल सेटअप में इतनी बड़ी जगह दे दी, तो आप देख सकते हैं कि अखलाकी तौर पे हम कितने नीचे आ चुके होंगे। ये इस चीज़ के ऊपर जाने की बजाय आप एक दूसरे की टो में रहें कि मैं आपकी टो में हूँ, आप मेरी टो में हैं, वकास किसी और की टो में है, दूसरा बंदा किसी और की टो में है। हर बंदा एक दूसरे के बारे में। इमरान खान साहब एक और बात कहते बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं। तो इमरान खान से पूछा जाए आपके फ़ैसले कौन से ओपन होते हैं? खुली कचहरी में होते हैं आपके फैसले? आपके फैसले ही बंद कमरे में होते हैं। मैं जो फैसला करूँगा मैं भी वो बंद कमरे में करूँगा। खुल्लम मुझे एक फ़ैसला बता दें जो खुल्लम खुला सरेआम किया जा रहा हो, मुझे बता दें एक फैसला। खुली कचहरी हो वो अलग है, पंचायत हो वो एक अलग है, वरना बंद कमरों में फैसले होते हैं। अब किसी के बंद कमरे पे आप एतराज़ करते हो, अपने बंद कमरे का आपने कभी जिक्र ही नहीं किया। तो ये होती है कि हमने दूसरे के लिए स्पेस देनी है तो हमारे लिए स्पेस बचेगी। अगर हमने दूसरे के लिए स्पेस ही नहीं देनी तो हमारी स्पेस भी नहीं बचेगी। ये आप यकीन मान ले कि अगर मैंने वकास का भरम रखना है, वकास को एहतराम की नज़र से देखना, तो वकास मुझे एहतराम की नज़र से देखेगा। अगर मैं वकास का एहतराम ही नहीं करूँगा तो वकास मेरा कहाँ से एहतराम करेगा? अब ये चीज़ें होती हैं जिस चीज़ों को हमने अपने सोशल जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें जगह देनी होती है। सियासी तौर पर मुखालफिन को मुखातब करना, अब जिस अंदाज में सियासी मुखालफिन एक दूसरे को मुखातब कर रहे होते हैं, ये अंदाज़ है महज़ब किस्म का, बिल्कुल महज़ब किस्म का नहीं है। लेकिन क्या है, मुआशरे को गैर महज़ब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती। अब मैं किसी को अगर नहीं पसंद करता तो कोई उसको गालियाँ निकाल रहा हो, गाली गलोच कर रहा हो, ऐसी तैसी फेर रहा हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं रियलाइज़ ही नहीं करूँगा कि जनाब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी हरकत को, एक ऐसी काम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो मेरे गले पड़ सकता है। हमें ये एहतियात करना चाहिए कि मैंने तुम कब करना है, मैंने तुम कब करना है, मैंने आप कब करना है। हमें ये नहीं पता आप कब होता है, तुम कब होता है, तुम कदों होता है। हम तो देखे बगैर ही कर रहे होते हैं ना।
एक बड़ा बंदा होता है, उम्र में बड़ा होता है, वो जैन तुम्हारी उम्र का 16-17 साल ही हो गई ना तुम्हारी उम्र, मतलब इतनी हो गई ना, 2-4 महीने ज़्यादा हो गए, तो वो अचानक निकले, तुम ये क्या कर रहे थे? खान साहब अगर इसको डबल कर लें तो ज़्यादा बेहतर। नहीं वो कर लेना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आप उसमें संजीदा ना हो जाए, मुझे पता है आप संजीदा खुश हुए होंगे कि यार चलो इसी चक्कर में सियासी गुफ्तगू के दौरान ही मेरी उम्र का तयन कर दिया गया, छोटी उम्र का तयन। तो ये आपको निभाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर आपने दूसरे को बुरा भला कहना है और अपने बारे में आपने बिल्कुल और बात करनी है, तो इस तरह काम नहीं चलता होता। ऐसे नहीं चलता होता। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन नहीं हो जाएगी खान साहब के कमीशन तो बना दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन ऑडियो लीक सब की हैं, उसमें हुकूमत के वज़रा भी शामिल हैं, उसमें PTI भी शामिल है, बहुत सारे लोगों की ऑडियो लीक्स हैं। कौन कौन शिकंजे में फंसता नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? वफाकी हुकूमत, मेरी बात सुने, ये वफाकी हुकूमत बना रही है, तो वफाकी हुकूमत ने क्या करना है? उसमें टारगेट कौन होगा? उसमें PTI टारगेट होगी, उसमें मुखालिफ जो जजेस हैं वो शामिल होंगे। वो ये थोड़ी होगा कि ये हुकूमत बना रही है तो अपने बंदों को बीच में रगड़ दें, ये तो नहीं होगा ना। फेस सेविंग के लिए कोई रख लें वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरीली उनका टारगेट जो होगा ना वो PTI होगा, और मुखालिफ जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वही होंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है। वरना उन्हें ये कमीशन बनाने की ज़रूरत ही क्या महसूस हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, कोई ऐसा काम था कि IMF जितना अहम काम था कि जी IMF से हम पैसे मांगते फिर रहे हैं, IMF नहीं दे रही, चलो समझ आती कि उस पर जोर लगा रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी हमने मिन्नतें तरले की हैं, बाद में हम बड़के मारते हैं। अपने वक्त में आगे हर बंदा मिन्नतें कर रहा होता है, हर रूलर, हर हुक्मरान, हर सियासी जमात हो या फौजी रिक्रूट, वो मांग ही रहा होता है, सारी ज़िंदगी मांगा है। इमरान खान भी आगे मांग रहा होगा, क्योंकि अपने 4 साल दौर में मांगता रहा है वो, ये भी हर दौर में अपना एक वक्त आता है उसमें कहता है जी मैं तो मांगता नहीं हूँ, लेकिन हम मांगते हैं। उस पर चले, मैं उस पर भी गुंजाइश दे देता हूँ कि हमारे हालात माली तौर पर इतने गिर चुके हुए हैं, इतने वो खस्ता हालत नहीं होती, खस्ता हालत हो गई है कि चलो यार मांगने के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? मुझे बताओ, क्या हम कोई चीज़ अपने जगह बैठे हुए कोई एक चीज़ करते हैं कि यार ये हम चीज़ कर रहे हैं और इसमें बैंक करेंगे? लेकिन खान साहब सवाल तो इस चीज़ पर भी उठाया जाना चाहिए कि इकोनॉमी के हवाले से जो प्लान्स बनते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान्स क्यों नहीं बनाए जाते? 15 साल, 20 साल और 30 साल के लिए कोई ऐसी प्लानिंग की जाए कि अल्टीमेटली चलें, अभी IMF के मोहताज हैं, बाहर की इमदाद के मोहताज हैं, लेकिन किसी दिन तो इस सर्कल से हम बाहर निकलें। इधर होता ये है, मेरी हुकूमत नहीं ना रही तो मैं कहता हूँ कि आज ही तबाही हो जाए, क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं रही, मैं अपोजिशन में आ गया। मैं तो दुआएं कर रहा होता हूँ कि किसी तरीके से बदहाली इतनी हो जाए कि मेरी ज़रूरत पड़ जाए, एग्जैक्टली मेरे लिए स्पेस बन जाए, मेरी गुंजाइश निकल आए। मैं तो इस चक्कर में कर रहा होता हूँ। तो ये सारा साल, ये सारा वक्त में जितना भी वक्त गुजरा है, इसमें सारे इसी काम में रहे हैं। अब ये इमरान खान जो कहता है कि दिवालिया हो जाएगा, ये अंदर से दुआ करता है कि जी कल होने बजाय आज ही हो जाए, क्योंकि इसकी गुड्डी चढ़ जाएगी। अब जब मुल्क में इस तरह के आपके ख्यालात हों, इस तरह का आप व्यूज़ रखते हों और आपकी सोच इस तरह की हो, मैं अगर आऊँगा, मेरा दुश्मन है, अगर दुश्मन के हवाले से भी मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा तो कल वो भी नहीं छोड़ेगा। एग्जैक्टली मैंने छोड़ना है कि ये दुश्मन ज़रूर है, लेकिन ये इसके घर वालों का मसला है, इसके बीवी बच्चों का मसला है, इसके हमसायों का मसला है। कुछ में ना कुछ मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं है कि दुश्मनी हुई है तो मैं कहूँ मुका ही दो। एग्जैक्टली एक दूसरे की जो जड़ें काटने वाला मामला है, इसको ख़त्म होना चाहिए। वक़ास सबरेज़ खान साहब, आखिरी चंद मिनट्स के अंदर इन दोनों चीज़ों को, बल्कि इन तमाम चीज़ों को जो अब तक गुफ्तगू हुई, इसको कंक्लूड कर दीजिए। कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो? वक़ास साहब क्या सुन पा रहे हैं? अच्छा, दोबारा से राबिता करेंगे। खान साहब, यही बात कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाने की जो हमारी रविश है, इसको अगर हम दुरुस्त कर लेंगे तो फिर तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। ज़हन ऐसे नहीं होगा, ऐसा कोई लग नहीं रहा होगा। आसार देखो ना, बारिश होती है, हवा चलती है, ठंडी हवा चले या तेज़ हवा चले, उसके कोई आसार दिखाई देते हैं। ये जो तो हालात की तरफ आप कह रहे हो ना, इसके आसार कोई नहीं हमें नज़र आ रहे, कोई किसी किस्म के आसार नज़र नहीं आ रहे। कि बंदा कहता है ना, हाँ यार कोई बादल आ गए हैं तो बारिश होगी, समझ आती है कि आसार नज़र आए,
पता चला कि बारिश होने वाली है। भैया आपके सोसाइटी, हाँ एक हमारा ज़माना था जिसमें डिस्कस होता था कि वेदर स्टेट विल गो फर्स्ट और सोसाइटी विल गो फर्स्ट। खुदाई कसम अब मुझे लगता है कि दोनों जा चुके हैं, सोसाइटी भी जा चुकी है, स्टेट भी जा चुकी है, और हम यहाँ पर मुकाबलेबाजी पे आए हुए हैं कि जनाब मैं तू बाहर निकल मैं तेनों नहीं छड़ांगा, वो कहेगा तू बाहर निकल मैं नहीं तेनों छड़ांगा। अजीबो गरीब हम फिल्मों के किरदारों में अपने आप को ढाल चुके हैं। आप कभी फिल्म देखें, वो फिल्म होती है, ज़रा ज़हन में रखें कि इसको फिल्म रहना चाहिए। मेरी रियलिटी, मेरी रियल लाइफ, रियल टाइम रियल लाइफ डिफरेंट है। मैं उस पर आ ही नहीं रहा, मैं अपने रियल टाइम रियल लाइफ को भी मैंने फ़िल्म बना लिया हुआ है। अब वो फिल्मों की जो बड़कियाँ होती हैं ना, ख़ास वक्तों में जो जज्बात से भरे हुए अल्फाज जुमले होते हैं, वो फ़िक्रे होते हैं, वो आप आम तौर पे ज़िंदगी में अपने देखें, लोग बोल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो समझ नहीं आया। एकदम मुझे भी झटका लगता है, मैं कि यार ये कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, जज्बाती बहुत हुआ हुआ है। वो जज्बाती होने की वजह क्या है, वो वजह भी आज तक नहीं समझ आई। 24 के 24 घंटे जज्बाती अमेरिकी सदर भी होगा किसी ना किसी वक्त में, रूस का पुतिन भी होगा किसी ना किसी वक्त में जाके जज्बाती हो सकता है, चीन का सदर भी हो सकता है, इंडिया का वज़ीर आज़म भी हो सकता है, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल भी हो सकता है। लेकिन 24 के 24 घंटे नहीं। हमारे यहाँ हालत भला क्या है कि 24 के 24 घंटे जज्बाती कैफियत में आप किसी से बंदे से बात कर लेना, वैसे लगता है जैसे जज्बात से भरपूर। और मलका जज्बात नहीं होती थी, शहनशाह करैक्टर एक्टर मलका जज्बात वो फिल्मों में आते थे, करैक्टर होते थे कि उन्हें ख़ास अंदाज में कदम रखना होता था, माँ की सूरत में, प्यो की सूरत में, ताया हमारे अपने अगर एक आम पाकिस्तानी के मुआशी हालात को देखा जाए तो शायद ये भी इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक अग्रेशन पाई जाती है हर बंदे के अंदर, अपने किसी भी मामले को ले लिया जाए। वो हुआ ये है कि हमारे मसाइल और महरूमियाँ इतनी बढ़ गई कि जिसने हमारी दिमाग की बैंड बजा दी। ये महरूमियाँ, ये मसाइल, इसमें हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं। ये जो हमेशा होता है ना किसी और को ज़िम्मेदार ठहरा देना और ख़ुद बड़े आराम से बरी ज़िम्मा हो ना, इससे नहीं काम चलता। ये महरूमियाँ और मसाइल इतने बढ़ गए, जिसने अटैक किस पे किया, जिसका हमला किस पे हुआ, जिसका असर किस पे हुआ, आपकी दिमागी सलाहियत पे हो गया। दिमागी सलाहियत जब मजरूह होना शुरू हो जाए तो फिर आप समझ लें कि राह पकड़ लें चुप करके, खामोशी में। जब जापान और जर्मनी वगैरह में ये बाकायदा तयशुदा बात है, जंग अजीम के बाद उस कौम ने कुछ चीज़ें तय कर ली थी। इसमें एक चीज़ ये थी कि हमने बोलना नहीं। अब वो देखें तबाही में तबाहशुदा ममालिक थे ये, जंग अजीम से निकले उसके बाद देखें किस तेज़ी के साथ ऊपर गए, क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया था, खामोश हो गए थे, अपने काम पे लग गए थे। हमारे इधर बोलने से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि 24 के 24 घंटे हम बोल रहे होते हैं। ये घंटा अगर टीवी पे मैं बोलूं तो मुझे पता है कि उसके बाद कितनी थकावट हो जाती है, खुदा की कसम 2-4 घंटे को तो बोलने को दिल ही नहीं करता। लेकिन जब बाहर देखते हैं कि लोगों की आदत बन गई है कि 24 के 24 घंटे बोलना, अब 24 के 24 घंटे बोलने से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? हम जगा रहे हैं, जो खुद सोए हुए हैं कौम जो खुद सो रही है वो सोते हुए जगा रही है। ये जगाने का अजीब तरीका है जो दुनिया में कहीं भी सुनने में नहीं आया, तारीख के किसी हिस्से में नहीं आया। सत्तार साहब, दुआई की जा सकती है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के मामलात बेहतर हों और पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी हुक्मरान कुछ तवज्जो दें और इन मसाइल को कम करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। दीजिए, अल्लाह ने के बाद।